हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स किंग्स एंड क्वींस। मेरे चैनल स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको रामशरण शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास बुक का अध्याय 3 पढ़ा रही हूँ। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। जिस तरीके से मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है हर चीज़ों को, आपको भी इसी तरीके से साथ साथ करते जाना है बुक में। प्राचीन भारत की बहुत अच्छी बुक है जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत लाभदायक है। इतिहास पीटी में भी आता है और मेंस में भी, इवन दो एसए में भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स की भी वीडियोज आ रही हैं, उसने भी आप देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बड़ा है तो जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। भौतिक अवशेष। आप सभी जानते हैं इतिहास को समझने के लिए दो प्रकार के सोर्स मेनली होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इस चैप्टर में स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, इन दोनों स्रोतों के बारे में ही बात की गई है। मैं आज आपको प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है: एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात प्रिंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के द्योतक हैं, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है, अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों के उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के कर्मिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है: अनुलंब या क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों को कालक्रमिक तांता उद्घाटित हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनसे हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी उपरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित है। सूखी जलवायु के धरातल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। नम्र और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी।
इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों या हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, किस विज्ञान के आधार पर जिस पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 का रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका एक निश्चित समान गति से क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। जैसा कि यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन 14 का क्षय एक निश्चित गति से होता है, जैसे पहले बताया जा चुका है। यह ज्ञात है कि कार्बन 14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी कार्बन 14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी, और अगर वह 11136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो उसके कार्बन 14 की धारिता उस समय की तुलना में चौथाई रह जाएगी जब वह जीवित थी। वृक्ष विलय विधि। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000-6000 ईसा पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से यह पता चलता है कि वे जगह कहाँ है जहाँ से ये धातुएं प्राप्त की गई है, और इनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। सिक्के। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने, शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे ताकि मुसीबत
के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिली है। ये निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए, परंतु राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई हैं। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी ही है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती है। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थानों से यह ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। विशेषतः इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, विशेषतः उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। चूँकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभिलेख साहित्यिक स्रोत कवर करेंगे। आज इतने पर ही रुकते हैं, और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा होता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।